समय आ गया है। क्या तुमने सुना है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 20% ही इस्तेमाल करते हैं? इसकी मदद से तुम अपने पूरे मस्तिष्क का उपयोग करोगे। हाँ, हैरान हूँ। फैंटास्टिक थ्रिलर डार्क एरिया का निर्देशन नील बर्गर ने एलन ग्रीन के इसी नाम के उपन्यास पर किया है। मैं पूरी तरह से एकाग्र था। मैंने 6 घंटे से धूम्रपान नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं इतना संयमित और शुद्ध था। ये क्या है? फिल्म मूल उपन्यास से काफी अलग है, यहाँ तक कि नामों में भी। उदाहरण के लिए कहानी में मुख्य पात्र का नाम एडी मोरो है, किताब में उसका नाम एडी स्पिनोला है। एक किताब की दुकान में लेखिका लेस्ली डिक्सन स्लूचाई से एलन ग्रीन की किताब पर ठोकर खा गई और यह किताब तुरंत ही उसका ध्यान खींच लेती है। पढ़ने के बाद लड़की ने एक सवाल उठाया कि क्या ऐसा कोई दवा होती जो इंसान को सुपर हीरो बना सकती, तो ताकि वह अपने पूरे संभावनाओं को उजागर कर सके और भी बुद्धिमान, मजबूत और शानदार बन सके। क्या कोई व्यक्ति ऐसी दवा लेने के लिए सहमत होगा? किताब का आधा हिस्सा पढ़ने के बाद लेस्ली ने समझा कि यह कृति एक शानदार हॉलीवुड फिल्म के लिए आधार बन सकती है, तो उसने इस किताब पर एक स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया। भविष्य में डिक्सन फिल्म की स्क्रिप्ट बेचेगी, लेकिन इस शर्त पर कि इसे अन्य स्क्रिप्ट लेखकों द्वारा फिर से नहीं लिखा जाएगा, जो कि फिल्म उद्योग के लिए एक काफी दुर्लभ शर्त है। विच का क्षेत्र एक लोकप्रिय मिथक पर आधारित है कि इंसान अपने मस्तिष्क के संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है और कि इसकी प्रभावशीलता को 100% नए उपयोग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में फिल्म का नाम लेखक के उपन्यास के समान ही रखा जाना था, लेकिन स्टूडियो को डर था कि द डार्क फील्ड्स टेमने पोला नाम दर्शकों को भ्रमित कर सकता है और इसलिए प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले नाम बदलकर डार्क एरिया रख दिया गया। उपन्यास की कहानी हमारे युग की सूचना प्रौद्योगिकी की समस्याओं को छूती है। हर दिन हमारा मस्तिष्क टन भर जानकारी को संसाधित करता है और यह कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मूल में फिल्म का नाम लिमिटलेस है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है बिना सीमाओं के, लेकिन हमारे अनुवादकों ने एलन ग्रीन की किताब की तरह मूल नाम को बनाए रखने का फैसला किया। लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने नाम बदलने का फैसला क्यों किया, यह एक रहस्य बना हुआ है। डार्क एरिया एक फिल्म है जो वास्तविकता के अनुभव के बारे में है, इसलिए निर्देशक नील बर्गर को चुना गया, जो पहले इल्यूजनिस्ट और कूल टर्न जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे, और निर्माता पूरी तरह से आश्वस्त थे कि निर्देशक अपने नए प्रोजेक्ट में फिल्म के रोमांचक विचार को दृश्य रूप में साकार करने के लिए सही तरीके से जानते हैं। बर्गर के लिए यह थ्रिलर एक नायक की साहसिक यात्रा है, क्योंकि हमारे सामने एडी एक साधारण लड़के से लेकर दुनिया का शासक बनने का सफर तय करेगा और फिर वापस। डार्क एरिया उन लड़कों की कहानी है जो खुद और दुनिया को बदलने का एक अनोखा तरीका खोजते हैं, और ये कोई फैंटेसी नहीं है, क्योंकि एडी कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि खुद का एक परिपूर्ण संस्करण है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि फिल्म यथासंभव विश्वसनीय और यथार्थवादी हो। मैं एडी के मन में प्रवेश करना चाहता था और उसकी आंखों से दुनिया को देखना चाहता था, और मेरे पास एडी की दुनिया को तकनीकी रूप से प्रस्तुत करने के बारे में कई विचार थे। मुख्य पात्र की भूमिका के लिए निर्माताओं को एक ऐसे अभिनेता की आवश्यकता थी जो पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों का ध्यान बनाए रख सके। अभिनेता को उस व्यक्ति की भूमिका कन्विंसिंगली निभानी थी जिसने एक उदासीन असफलता से लेकर एक शक्तिशाली नेता बनने का सफर तय किया, और इस भूमिका के लिए शुरू में शिया लाबेव पर विचार किया गया था। हालांकि लड़का फिल्म की शूटिंग में भाग नहीं ले सका, क्योंकि जुलाई 2008 में एक कार दुर्घटना हुई जिसमें उसने अपनी बाईं हाथ को चोटिल कर लिया। इसके अलावा इस घटना के तुरंत बाद लाबेव को नशे में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से वंचित कर दिया गया। शराबी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्म स्टूडियो के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या फिल्म को वित्त पोषण करना चाहिए अभिनेता के नाम को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ ब्रैडली कूपर का चयन किया गया। भाग्यवश उस समय तक वेगास में बैचलर पार्टी नामक कॉमेडी रिलीज हो चुकी थी, जिसने ब्रैडली को सुपर पॉपुलर बना दिया, और इस तरह कूपर को अपने कॉमेडी अभिनेता के कौशल का उपयोग करने का अवसर मिला, साथ ही यह दिखाने का भी कि वह एक कलाकार के रूप में क्या कर सकता है। अभिनेता द्वारा बनाए गए पात्रों में लेखकों ने एक ऐसे नायक की छवि पाई है जो दर्शकों में सहानुभूति और उनके साथ सहानुभूति रखने की इच्छा जगाता है, और अजीब बात है, ऐसा पात्र दोनों लिंगों के प्रतिनिधियों में रुचि जगाता है। पुरुष उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, जबकि महिलाएं उसकी प्रशंसा करती हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ सुखद कंपनी में शाम बिताना शानदार होता है और जो जोखिम भरे रोमांच के लिए तैयार है। मोर ब्रैडली कूपर के पात्र का उपनाम पुर्तगाली भाषा में मरने का क्रिया है, जिसका अर्थ है कि पात्र का नाम कुछ ऐसा है जैसे एडवर्ड मरना। इस फिल्म पर काम करते समय ब्रैडली कूपर के पिता को अंतिम चरण का कैंसर था,
और इसलिए अभिनेता को इस बात की बहुत खुशी थी कि शूटिंग उनके अपने गिलाडेल्फिया में हो रही थी, जिससे वह हर शाम अपने पिता से मिलने जा सकते थे। वैसे ब्रैडली कूपर ने इस फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो की भागीदारी पर जोर दिया और प्रसिद्ध कलाकार एक ऐसे पात्र का रूप बनाने के लिए तैयार है जो पहली नजर में बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लगता है। निर्देशक ने द इल्यूजनिस्ट की प्रीमियर के तुरंत बाद डी नीरो से मुलाकात की और वे तुरंत एक साथ काम करने पर सहमत हो गए। हालांकि शुरुआत में वॉन लूना की भूमिका अभिनेता को आकर्षित नहीं कर रही थी, क्योंकि वॉन लून एक प्रमुख पात्र था और निर्देशक की मांग पर पटकथा लेखक ने पूरी स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और इस तरह डी नीरो की भूमिका को बढ़ा दिया। और निश्चित रूप से ऐसे बदलावों के बाद डी नीरो ने सहमत होने से खुद को रोक नहीं पाया और कूपर के लिए प्रसिद्ध अभिनेता के साथ काम करना उसकी पुरानी ख्वाहिशों में से एक थी। डी नीरो ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म में भूमिका आसान थी और अगर ब्रैडली कूपर की मनाने की कोशिशें नहीं होती तो वह इसमें काम नहीं करते। तब अभिनेता ने अपने लिए तय किया कि अंधेरे के क्षेत्र में ब्रैडली कूपर और निर्देशक नील बर्गर के साथ काम करना एक अच्छा विकल्प होगा और अगर वह उनके साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है तो भविष्य में शायद कुछ और मूल्यवान उसके हाथ लगेगा और वे फिर से उसे याद करेंगे। दृश्य प्रभाव शैली का एक और महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं। निर्देशक कलाकारों ने यह दिखाने की कोशिश की कि मुख्य पात्र जानकारी को कैसे समझता और संसाधित करता है और कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास असामान्य क्षमताएं हैं आधुनिक जीवन द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रचुरता के साथ निपटता है। तो देखिए, ग्लाबा सिर पर कान, पाउडर पर जब के साथ। अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जब पात्र गोली लेता है तो उसके चारों ओर की दुनिया तुरंत उज्जवल हो जाती है और सामान्य जीवन में सब कुछ ग्रे लगता है। फिल्म के प्रशकों के अनुसार इस तरह से निर्माताओं ने दिखाना चाहा कि हमारा मस्तिष्क सभी रंगों को समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन इस जादुई गोली की मदद से हम रंगों की पूरी श्रृंखला देख सकते हैं। लेकिन असल में जैसा कि आप समझते हैं, ऐसी कोई गोली वास्तव में मौजूद नहीं है। सुनो, उस गोली का नाम क्या है? उसे अभी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन रसोई में लड़के इसे NZT-48 कहते हैं। वैज्ञानिकों ने वास्तव में कुछ समान दवाओं का नाम लिया है जो ध्यान केंद्रित करने और बेहतर सोचने में मदद करती हैं, और उनमें से एक है एडरॉल, जो अमेरिका में ध्यान की कमी के इलाज के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दूसरी दवा है ग्लाइसिन, जिसे छात्र और स्कूल के बच्चे गंभीर परीक्षाओं से पहले पीते हैं, और हम बस चॉकलेट खा रहे थे क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं खाया। सुनो, ये 30 सेकंड में असर करेगी। तू समझ जाएगा कैसे बाहर निकलना है। तो ये ऐसे काम करती है। फिल्म के पात्र कूपर कहते हैं कि दवा आधे मिनट में असर करने लगती है। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान दिखाते हैं कि किसी भी दवा के प्रभावी होने के लिए कम से कम 1/4 घंटे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये एक कलात्मक कृति है, लेकिन फिर भी इसमें वास्तविकता के साथ कुछ संबंध बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। $26 मिलियन के बजट वाली इस फिल्म की कमाई $162 मिलियन रही, और आप सहमत होंगे, यह एक अच्छा परिणाम है। बहुत अच्छा। नाटकीय संस्करण के अलावा अमेरिका में DVD पर एक विस्तारित संस्करण जारी किया गया है जो पूरे 57 सेकंड लंबा है, और इस बड़े संस्करण में हिंसा और कामुकता के दृश्यों की अवधि बढ़ा दी गई है। एक वैकल्पिक अंत भी है जिसमें मुख्य पात्र यह अनुमान लगाता है कि वह बस गोलियों से छुटकारा पालेगा। मूल फिल्म के विपरीत, जिसमें मुख्य पात्र बताता है कि उसने फॉर्मूला को बेहतर बनाया है और अपनी क्षमताओं के 2 उदाहरण दिखाता है, टैक्सी और मिनीवैन की टक्कर। वॉन लून को दिल की समस्याएं। ऑब्लास्ट तमा ये एक फिल्म है जो अपनी रोमांचक एक्शन, दिलचस्प कहानी और शानदार अभिनय के मिश्रण से प्रभावित करती है। असल में यह एक असली कृति है जिसमें एक अनोखी माहौल और शैली है, और क्या कहने की जरूरत है, फिल्म लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। हमें अकेले में बात करनी है और मुझे चाहिए कि आप हाथ ऊपर उठाएं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि यह एकमात्र फिल्म नहीं है जो इस मिथक को बढ़ावा देती है कि मस्तिष्क केवल 10% काम करता है। आपको निश्चित रूप से वह फिल्म याद होगी जिसका नाम लूसी है। दोनों फिल्मों में मस्तिष्क की क्षमता को फार्मास्यूटिकल्स की मदद से बढ़ाया गया था। क्या तुमने बैग ले लिए? तो क्या तुम और चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। फिल्म के रिलीज होने के कुछ साल बाद CBS चैनल ने सीरियल के निर्माण के अधिकार जारी किए। शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि यह सीरियल फिल्म का स्पिन ऑफ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रैडली कूपर न केवल एक निर्माता होंगे, बल्कि वह सीरियल में एक सहायक अभिनेता के रूप में भी दिखाई देंगे। उसका पात्र एडी मोरो पहले से ही अमेरिका का सीनेटर है, जो सीरियल के नायक ब्रायन फिंच को ब्लैकमेल करता है। सच तो यह है कि कूपर खुद सीरियल में केवल कुछ एपिसोड्स में ही दिखाई देंगे जब उनका शेड्यूल अनुमति देगा, लेकिन फिर भी उनके पात्र एडी का अक्सर कहानी में उल्लेख किया जाता है। सीरियल फिल्म की सफलता को दोहराने में असफल रहा, इसलिए इसे पहले ही सीजन के बाद बंद कर दिया गया।